नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो परचेज डिपार्टमेंट और परचेज एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। परचेज से रिलेटेड मुझे काफी कमेंट्स आ रहे थे कि परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर एक वीडियो बना के डालिए, तो मैंने उसी मकसद से ये वीडियो बनाई है कि जो लोग परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके काम आ सके। तो आज की वीडियो जो है उसमें हम लोग जानेंगे परचेज डिपार्टमेंट क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स व फॉर्मेट्स, एक परचेज एग्जीक्यूटिव को क्या क्या पता होना चाहिए, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, परचेज डिपार्टमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं और आप एक बेहतर परचेज एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकते हैं। कुल मिला के मैंने टोटल 23 टिप्स या स्किल्स इस वीडियो के अंदर कवर की हैं जो एक परचेज एग्जीक्यूटिव या परचेज डिपार्टमेंट में काम करने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे परचेज डिपार्टमेंट के अंदर काम क्या होता है। परचेज डिपार्टमेंट का काम है चीजों को प्रोक्योर करना, खरीदना किसी भी कंपनी के अंदर, ताकि जो कंपनी के गोल्स हैं कि कंपनी को कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई ऑर्डर भेजना है, तो उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स चाहिए उनको मार्केट से प्रोक्योर करना और उन्हें स्टोर को प्रोवाइड कराना या बाकी जो यूजर डिपार्टमेंट है उनको प्रोवाइड कराना। सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, ये सर्विस भी हो सकती है कि जैसे आपको कोई लिफ्ट इंस्टॉल करनी है तो आपको कौन ढूंढना पड़ेगा? लिफ्ट इंस्टॉल करने वाला सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि परचेज सिर्फ मटेरियल ही प्रोक्योर करता है, ये सर्विस भी एक तरीके से प्रोक्योर करता है, जिसके अंदर जैसे आपका कोई मेंटेनेंस आ गया, कोई रिपेयर आ गया, IT सर्विसेज आ गई, तो इस तरीके की चीजें भी परचेज डिपार्टमेंट को करनी होती है। जब परचेज डिपार्टमेंट कोई चीज खरीदता है या प्रोक्योर करता है तो उसके लिए बेसिकली 3 मेन फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर क्या है? सबसे पहला है लोएस्ट कॉस्ट, सबसे कम कीमत पे। दूसरा है बेस्ट क्वालिटी, सबसे बेहतर मटेरियल। और तीसरा है ऑन टाइम डिलीवरी, कि जब भी कोई आप परचेज करोगे तो इन 3 चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि कम कीमत पे आपको मटेरियल लेना है, सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेना है और समय पे वह मटेरियल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मटेरियल आपको सबसे अच्छा भी मिल गया, अच्छी क्वालिटी का, सबसे कम दाम पे मिल गया, या जो जायज दाम है उसके ऊपर मिल गया, लेकिन डिलीवरी मिलेगी 3 महीने बाद। 3 महीने बाद अगर मटेरियल आएगा तो हमारा जो ऑर्डर है, जो अगले 10 दिन में जाना है या 15 दिन में जाना है, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो हम सस्ता और अच्छा मटेरियल लेकर क्या करेंगे? तो ये तीनों फैक्टर हमेशा ध्यान रखने हैं कभी भी आप कोई परचेजिंग करते हो कंपनी के अंदर। क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी। लोएस्ट कॉस्ट, बेस्ट क्वालिटी, फास्टेस्ट डिलीवरी या ऑन टाइम डिलीवरी। तो मोटे मोटे ये परिभाषा है परचेजिंग और परचेज डिपार्टमेंट की। अब जानेंगे हम परचेज डिपार्टमेंट के फंक्शंस या कार्य क्या क्या होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट का मुख्य तौर पर क्या काम है। दोस्तों, सबसे पहला जो काम है वह क्या है? परचेज क्वालिटी मटेरियल, उच्च गुणवत्ता का मटेरियल प्रोक्योर करना या परचेज करना। किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल प्रोक्योर करना है। सेकंड जो मेन रोल या फंक्शन है वह क्या है? परचेज फुल क्वांटिटी मटेरियल, कि जितना चाहिए उतना ही मंगाना है। अगर हमें ऑर्डर के लिए 1000 पीस चाहिए तो 1000 ही आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 1000 के 1200 हो गए या 800 हो गए। 800 अगर होंगे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 1200 अगर होंगे तो इन्वेंट्री पाइलअप होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और कंपनी के ऊपर एक बर्डन भी पड़ता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है क्या है? परचेज एट राइट प्राइस। जो राइट प्राइस है, सही मूल्य है, उस कीमत पर मटेरियल को प्रोक्योर करना या खरीदना। इसके बाद जो नेक्स्ट मेन फंक्शन है परचेज डिपार्टमेंट का वह है ऑन टाइम परचेज ऑफ मटेरियल, समय पे मटेरियल परचेज करना। इसके बाद है डिटरमाइनिंग परचेज बजट,
तो परचेजिंग का जो बजट है उसको डिटरमाइन करना, उसको फिक्स करना, और विद इन बजट, मतलब बजट अगर आप नहीं समझते हैं, बजट क्या है, आपको एक अमाउंट बता दिया गया कि आपने 10 लाख रुपए इस्तेमाल करने हैं परचेजिंग के लिए, तो आप उस बजट के अंदर ही सारी चीजें करोगे। ये नहीं कि आप कभी 50 लाख खर्च कर दिए, 40 कर दिए, कभी 30 कर दिए, कभी 80 कर दिए। तो बजटिंग कर दी कि आपने इतनी अगर सेल करनी है तो इतने बजट के अंदर ही आपने चीजें प्रोक्योर करनी है। तो आपको बजटिंग करनी आनी चाहिए। सप्लायर सिलेक्शन एंड ऑडिट्स, जो नए सप्लायर्स हैं, नए वेंडर्स हैं, उनको सिलेक्ट करना, उनको चूज करना और उनकी टाइम टू टाइम ऑडिट करना। क्योंकि मटेरियल आपको किससे मिलेगा? सप्लायर से। तो जब आपको कोई नया मटेरियल लेना है तो आपको, अगर वह पुराने सप्लायर के पास नहीं मिल रहा, तो आपको नया सप्लायर ढूंढना पड़ेगा और उसको डेवलप करना पड़ेगा एज ए सप्लायर। और जब वह सप्लायर जुड़ जाता है तो एक निर्धारित समय, साल भर के बाद या 6 महीने के बाद, उसको आपने ऑडिट भी करना है कि क्या वह जो मटेरियल बना रहा है उसके अंदर सारी सिस्टम्स फॉलो कर रहा है, क्वालिटी के सिस्टम्स फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है इशू पी ऑफ सप्लायर्स, जो परचेज ऑर्डर्स हैं, कि आपने किसी सप्लायर को कंफर्म किया कि हाँ हम आपसे इतनी मटेरियल लेंगे, इतनी क्वांटिटी मटेरियल लेंगे, तो आप उसको एक पीओ, परचेज ऑर्डर रिलीज करोगे, जिससे कि उसको वर्बल नहीं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन मिल गया कि हाँ आप मटेरियल हमसे लोगे। तो जब आप सप्लायर को फाइनल करते हो, आइटम फाइनल करते हो, तो उसको आपने पीओ जो है वह रिलीज करना है या इशू करना है, उसको मेल करना है, भेजना है। इसके बाद है रिसीव्ड मटेरियल वेरिफिकेशन एज पर पीओ, जो आपने पीओ भेजा था, क्या मटेरियल जो आया है उसके हिसाब से ही आया है या सप्लायर ने कुछ भी भेज दिया, तो यह भी आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है सप्लायर पेमेंट अप्रूवल्स। सप्लायर ने आपको मटेरियल भी दे दिया तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी आपने पेमेंट टर्म सेट करी है उस पेमेंट टर्म के हिसाब से सप्लायर की टाइमली पेमेंट हो जानी चाहिए। दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है पेमेंट। सभी लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मुझे भी पैसे चाहिए, आप जहां नौकरी कर रहे हो या अपना बिजनेस चला रहे हो आपको भी पैसे चाहिए। ऐसी जो सप्लायर है वह अगर मटेरियल दे रहा है तो उसको भी पैसे चाहिए। हम लोगों की क्या आदत होती है, ज्यादातर इंडस्ट्रियां लटकाती हैं सप्लायर्स की पेमेंट को। 30 दिन की पेमेंट है उसको 45 खींचेंगी, 60 खींचेंगी, 70 खींचेंगी। तो ऐसा नहीं है। जब आपने पेमेंट टर्म्स फिक्स कर लिए तो पेमेंट टर्म्स के हिसाब से आपको सप्लायर की पेमेंट करनी चाहिए। ये एक परचेजर की ही जिम्मेदारी है कि वह जो आपने पेमेंट टर्म सेट करे हैं उसके हिसाब से आप सप्लायर की पेमेंट कराओ। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट्स। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वह स्टोर है, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, क्वालिटी है, जिन जिनको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना, ताकि जो कंपनी का कॉमन गोल है, कंपनी का कॉमन विजन है, वह पूरा हो सके और टाइमली डिस्पैचेस निकल सकें, कस्टमर को हम समय पे मटेरियल भेज सकें। और जो सबसे आखिरी और सबसे जरूरी काम है वह क्या है? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड एमआईएस। जो भी परचेज डिपार्टमेंट के अंदर काम हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको मेंटेन करना और उनकी एक एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जनरेट करना कि भाई इस वीक की मेरी ये परचेजेस रहे, ये मेरी पेंडेंसीज अभी तक चल रही हैं, इतने का जो ऑर्डर है मैंने लगाया हुआ है, ये पाइपलाइन में है ऑर्डर्स। तो इस तरीके से आपने एक एमआईएस और रिकॉर्ड मेंटेन करना है ताकि आप अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सको। दोस्तों, हमने परचेज डिपार्टमेंट क्या होता है उसके बारे में जान लिया, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं उसके बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि एज ए परचेजर या परचेज एग्जीक्यूटिव आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए या आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। टोटल 23 चीजें हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, जो सबसे पहली स्किल है वह है एक्सेल या गूगल शीट। एज ए परचेजर आपको एक्सेल या गूगल शीट एक अच्छे से यूज करना आना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कोई भी डेटा बनाना है, तो ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे कहीं पर सैप लगा हो, ईआरपी लगा हो, लेकिन बिना एक्सेल या गूगल शीट के काम नहीं चलता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो हमें
एक्सेल पे या कुछ लिस्ट ऐसी होती हैं जो हमें एक्सेल या गूगल शीट्स पर ही बनानी होती हैं। तो आप अगर परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपको एक्सेल या गूगल शीट अच्छे से ऑपरेट करना आना चाहिए, उसके बेसिक फंक्शन आपको पता होने चाहिए, जो बेसिक बेसिक फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मेटिंग्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है जो ईआरपी या सैप। दोस्तों हर ईआरपी के अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन मेन मोटिव क्या होता है कि जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा उसको बनाना, उस पे प्रोसेस करना, उस पे क्वालिटी चेक करना, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना और फाइनली उसको बेचना या डिस्पैच करना। बस होता क्या है, हर ईआरपी का इंटरफेस अलग अलग होता है, लेकिन जो उनके अंदर फीचर्स होते हैं या काम करने का तरीका होता है बस थोड़ा बहुत वो आपस में सिमिलर होता है। तो आपको कोई भी ईआरपी चलाना आना चाहिए, आप बेसिक ईआरपी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप कहीं अगर ऐसी जगह ज्वाइन करते हो या ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पर आपको ईआरपी मिले तो आप उसको यूज टू हो, आप सीख जाओगे 2-3 दिन के अंदर ही बेसिक फंक्शनिंग सारे ईआरपी की, अगर आपने पहले से ईआरपी पे काम किया हुआ है। इसी प्रकार से आप अगर एक अच्छी इंडस्ट्री, एक बड़ी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो आपको सैप की भी नॉलेज, जानकारी होनी चाहिए, खास तौर पे जो परचेज मॉड्यूल होता है ईआरपी या सैप के अंदर उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है सप्लायर सिलेक्शन एंड ऑडिट्स। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कोई मटेरियल किसी एक सप्लायर से ले रहे हो तो करेगा क्या वह सप्लायर, अपनी मोनोपोली चलाने लगता है कि भाई ये तो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसलिए यह रूल है कि किसी भी प्रोडक्ट का आपके पास कम से कम 3 सप्लायर होने चाहिए। जो आप कंपोनेंट मार्केट से ले रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो, तो आपको एज ए परचेजर हर आइटम के लिए मिनिमम 3 सप्लायर डेवलप करने हैं, ताकि अगर एक आधा सप्लायर कभी दिक्कत में आ जाए, सपोज कर लीजिए एक सप्लायर के यहाँ कोई मिस हैपनिंग हो गई, प्रोडक्शन 3 दिन के लिए बंद हो गया, तो आपकी तो लाइन रुक जाएगी, या वह कहने लगा जी मैं तो इसी रेट पे दूंगा, लेना है तो लो वरना मत लो। तो एज ए परचेजर ये आपका काम है नए सप्लायर को डेवलप करना, उनका सिलेक्शन करना बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, और साथ ही साथ उसकी ऑडिट्स भी करना टाइम टू टाइम कि वह जो सप्लायर हमने सिलेक्ट किया था कहीं उसकी क्वालिटी सिस्टम्स डिटोरिएट तो नहीं हो रहे, उनको भी चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए परचेजर। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ परचेजिंग बजट। जैसे मैंने आपको बताया कि परचेजिंग जो आपको करनी है विद इन बजट करनी है, तो आपको बजटिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप बजट के अंदर ही परचेज करो। कि अगर हमने एक्स अमाउंट सेल करनी है, सपोज हमने 100 करोड़ सेल करनी है, तो आपको अगर बजट अलॉट है 50 करोड़ का परचेज का, तो आपने 50 करोड़ के अंदर ही सारी परचेजिंग करनी है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको बजटिंग के बारे में पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, तभी आप जो बजटिंग है उसको सही से कर पाओगे या उसको समझ पाओगे। नेक्स्ट है वेंडर पेमेंट सिस्टम। दोस्तों जो वेंडर, जैसे मैंने बताया आपको, वेंडर या सप्लायर किस लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए। आप किस लिए काम कर रहे हो, पैसे के लिए। मैं किस लिए काम कर रहा हूं, पैसे के लिए। हर कोई इस दुनिया में जो काम करता है वो पैसे के लिए करता है, जिससे उसकी जरूरतें, नीड्स पूरी हो, वह खाना खा सके, कपड़े पहन सके, घर में रह सके, ट्रैवल कर सके। तो ये सारी नीड्स कहां से पूरी होती हैं, ये नीड्स पूरी होती हैं पैसे से। अगर वेंडर की पेमेंट ही आप टाइम पे नहीं करोगे तो वह क्या खुश होगा, और क्या आपको टाइमली डिलीवरी देगा, और क्या वह आपको लोएस्ट कॉस्ट पे देगा। अगर आप वेंडर की पेमेंट को लटकाते हैं, टाइमली उसको पेमेंट नहीं देते हैं, तो वो करता क्या है कि अपने कॉस्टिंग में पहले ही उतने रुपए जोड़ देता है कि उसको पता है कि भाई इन्होंने तो 90 दिन में पेमेंट देनी है 30 दिन बोल के, तो वो 60 दिन का जो ब्याज है वो पहले ही प्रोडक्ट के ऊपर जोड़ के आपको रेट बताएगा। तो आपने एज ए परचेजर वेंडर पेमेंट का सिस्टम जो है उसको सुधारना है, उसको ऑन टाइम करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो रॉ मटेरियल के वेंडर्स हैं उनकी आपने डेट फिक्स कर दी कि 1 से 7 के बीच में होगा। जो कंज्यूमेबल्स के वेंडर हैं उनकी फिक्स कर दी आपने 7 से 14 के बीच में पेमेंट करेंगे। जो सर्विसेज से रिलेटेड है आपने फिक्स कर दी कि 14 से लेकर के 21 के बीच में इनकी पेमेंट्स होंगी। तो इस तरीके से आप एक अपना पेमेंट का सिस्टम बनाइए, पेमेंट का साइकिल बनाइए,
ताकि जिसकी भी पेमेंट ड्यू हो, जिस सप्लायर की भी, वह टाइमली चली जाए, उसको आपको फोन ना करना पड़े कि भाई मेरी पेमेंट दे दो। आप अपने मालिक या अपने एमडी को तो नहीं बोलते कि मेरी सैलरी दे दो। उस सैलरी जो डेटे फिक्स है, अगर 7 तारीख फिक्स है या 10 तारीख फिक्स है या 1 तारीख फिक्स है, तो आपके बिना मांगे सैलरी आ जाती है। अगर वेंडर की पेमेंट ड्यू हो रही है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी पेमेंट टाइम से जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वेंडर पेमेंट का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना होगा कि टाइमली पेमेंट्स निकल जाए। ऑन टाइम मटेरियल प्रोक्योरमेंट आपको आना चाहिए कि जो भी आप मटेरियल प्रोक्योर करो विद इन द टाइमलाइन करो। ऐसा नहीं हो कि आप जो मटेरियल लेकर के आ रहे हो वह किसी काम का ना रह जाए और ऑर्डर हमारे हाथ से निकल जाए। तो यह स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। डेवलप कहां से होगी? डेवलप होगी जब आप अपने वेंडर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखोगे, तो आप मटेरियल को ऑन टाइम प्रोक्योर कर पाओगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोटेशंस। बेसिकली जो आप मटेरियल खरीदते हो तो उसका क्या रेट है, क्या पेमेंट टर्म्स हैं, क्या उसके अंदर स्पेसिफिकेशन होंगे प्रोडक्ट के। तो जब आप सप्लायर से डिटेल्स मांगते हो, वो एक कोटेशन आपको देता है। तो कोटेशन क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप मटेरियल खरीदने वाले हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता है। तो आपको कोटेशंस पढ़ना आना चाहिए, कोटेशंस की समझ होनी चाहिए, ताकि जब सप्लायर से कोटेशंस आए तो आप उसको थोरोली रीड कर सको, उसके अंदर जो जानकारियां हैं वो सारी ले सको, ताकि आप सही मटेरियल प्रोक्योर कर पाओ। ऐसा ना हो कि कोई चीज छूट जाए जो कि कोटेशन के अंदर मेंशन नहीं है और बाद में सप्लायर बोले कि जी ये तो देखो मैंने कोटेशन में तो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो वो क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। तो आप फिर उससे मुकर नहीं सकते, आप ये नहीं बोल सकते नहीं जी हमें नहीं पता। तो कोटेशन को आपको पढ़ना आना चाहिए, कोटेशन की आपको समझ होनी चाहिए। जब कोटेशंस आती हैं तो 2-3 सप्लायर से आती हैं, 4 सप्लायर से आती हैं, 5 सप्लायर से आती हैं। सपोज मैंने कंपनी के लिए अंदर कोई रॉ मटेरियल खरीदना है या कोई कंज्यूमेबल खरीदना है, तो मैं 3 सप्लायर से मैंने कोटेशन मंगाई, ABCD। एक ने लिखा 42 रुपए किलो, एक ने लिखा 43 रुपए किलो, एक ने लिखा 44 रुपए किलो। जो 42 रुपए किलो वाला है उसकी पेमेंट टर्म्स है 30 डेज, जो 43 वाला है उसकी 45 डेज है, और जो 44 वाला है उसकी 90 डेज है। कोई आपका कार्ट्रिज आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब फ्रेट आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है, किसी का फ्रेट उसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो आपको एक कंपैरिजन बनाना आना चाहिए। जितनी भी कोटेशंस आपको रिसीव हुई हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन शीट बोलते हैं। तो कंपैरेटिव आपको तैयार करना है जब आपको कोई भी मटेरियल प्रोक्योर करना है या पहली बार खरीदना है। तो आप एक कंपैरिजन शीट बनाओगे कि 5 सप्लायर से ये मटेरियल आया, उसको कंपेयर करोगे और अपने HOD से उसको अप्रूव कराओगे। तो जब आप ये इस तरीके से चीजें प्रेजेंट करोगे तो जो आपके HOD हैं या MD हैं वो उस चीज को नकार नहीं सकते, क्योंकि आपने तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया कि भाई ये 5 सप्लायर्स हैं, इनकी ये चीजें हैं, मेरे हिसाब से जो बेस्ट सप्लायर है वो ये है सप्लायर है। तो आपको कंपैरिजन शीट बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गुड नेगोशिएशन स्किल्स। ये बार्गेनिंग नहीं है, ये नेगोशिएशन है। बार्गेनिंग क्या है जी, 10 रुपए का दूंगा, आप बोले नहीं नहीं मैं तो 5 दूंगा। नेगोशिएशन इज डिफरेंट। नेगोशिएशन में क्या है कि आप सप्लायर से कैसे नेगोशिएट करते हो कि दोनों के लिए विन विन रहे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो नेगोशिएट इतना तगड़ा कर देंगे, 100 रुपए की चीज नेगोशिएट करके ले आए 70 पे, लेकिन सप्लायर एंड टाइम पे मुकर गया, क्योंकि उसको बाद में लगा या उसने एहसास किया या उसके बाद जब बाद में डेटा आया तो उसको लगा कि भाई मैं तो इस रेट पे दूंगा तो अपनी जेब से दे दूंगा, क्या काम, क्या फायदा ऐसा काम करके कि जिसमें जेब से पैसा देना पड़े। तो आपको स्मार्ट बनना है, लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आपको सप्लायर को भी समझना है और कंपनी का बेनिफिट भी देखना है। इसी को नेगोशिएशन कहते हैं कि आप कितना नेगोशिएट कर सकते हो पेमेंट टर्म्स के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। तो ये नेगोशिएशन स्किल्स आपको आनी चाहिए ताकि आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लोएस्ट रेट पे और ऑन टाइम ले पाओ। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है दोनों के लिए, सप्लायर और आपके लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए
कि दोनों का फायदा होना चाहिए, विन लूज नहीं होना चाहिए। कि अगर उसने बोला कि जी मैं ठीक है 1 रुपये कम कर देता हूँ, लेकिन आप मेरी ना 50% पेमेंट एडवांस करा देना ताकि मेरा साइकिल रोटेट हो जाए, तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको पैसे में फायदा हो गया, आपने एडवांस पेमेंट करा दी 50%। तो ये सारी चीजें क्या है, नेगोशिएशन स्किल्स हैं कि आप कैसे सप्लायर के साथ नेगोशिएट करते हो, ये आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट है रिपोर्ट एंड एमआईएस। आपको परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिपोर्टिंग और एमआईएस बनानी आनी चाहिए कि एक परचेज डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। सपोज जनरेट हो रही है रिपोर्ट कि हमने इस वीक में इतनी परचेज करी, इस मंथ में इतनी परचेज करी, इतने हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो पाइपलाइन में हैं, इतने मटेरियल की वजह से मेरी जो कॉस्टिंग में सेविंग हुई है वो इतने रुपए है कि मैंने ये मटेरियल इस सप्लायर से पहले लेता था, अब मैंने दूसरे सप्लायर से डेवलप करा दिया, बचा दिया कंपनी का 1 रुपए पीस, और क्वालिटी भी वैसे की वैसी है और डिलीवरी भी वैसे की वैसी है, तो कंपनी को पर पीस 1 रुपए का फायदा हो गया। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग और एमआईएस आपको बनाना आना चाहिए जिसमें कि आप केपीआई एक तरीके से प्रेजेंट कर सको, किसका, परचेज डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीओ एंड पीआर या मटेरियल इंडेंट। दोस्तों जब हम मटेरियल को खरीदते हैं तो किसी डिपार्टमेंट से उसके लिए क्या आती है, एक रिक्वेस्ट आती है, उसको हम परचेज रिक्वेस्ट या मटेरियल इंडेंटिंग बोल देते हैं कि हमें ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। फिर आप क्या करते हो, उसके लिए कोटेशंस मंगाते हो सप्लायर से, सप्लायर कोटेशन देते हैं, उसको फिर जब कोटेशन अप्रूव हो जाती है L1 L2 L3 के हिसाब से कि भाई ये वाला जो सप्लायर है इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है, ऑन टाइम डिलीवरी भी है, पेमेंट भी सबसे कम है, जब वो अप्रूव हो गया तो फिर आप क्या करते हो, उसको पीओ रेज कर देते हो कि आप ये मटेरियल भेज दो। तो आपको पीओ की, पीआर की, मटेरियल इंडेंट की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि पीओ कैसे बनता है, पीओ के अंदर क्या क्या चीजें हमें डालनी चाहिए या डाली जाती हैं, क्या क्या टर्म्स कंडीशन पीओ के अंदर डलेंगी, कि जैसे एडवांस पेमेंट है या पेमेंट जो है वो 30 डेज में होगी या 90 डेज में होगी, आइटम का जो रेट है वो क्या सेट हुआ है, जो फ्रेट है वो कौन देगा, सप्लायर देगा या हमें देना है। तो ये सारी चीजें जो है आपने पीओ के अंदर मेंशन करनी है। तो आपको पीओ बनाना आना चाहिए और पीओ की समझ होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको परचेज रिक्वेस्ट या इंडेंट की भी समझ होनी चाहिए कि जब किसी यूजर ने आपको पीआर या अपना मटेरियल इंडेंट भर के दिया तो आप उसको भी समझ सको, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ सको और सही मटेरियल आप ऑर्डर कर सको। नेक्स्ट है अकाउंटिंग नॉलेज। एज ए परचेजर आपको अकाउंटिंग की भी समझ होनी चाहिए क्योंकि आपका जो लेना देना है वो किससे रहेगा, सप्लायर से। सप्लायर आपको इनवॉइस भेजेगा, परफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा, हो सकता है कुछ चीजें आपको एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट भेजनी पड़े, तो उस केस में क्या डॉक्यूमेंट बनेगा। तो आपको अकाउंटिंग की भी समझ होनी चाहिए कि आपको इनवॉइस पढ़ना आता हो, इनवॉइस की समझ हो, परफॉर्मा इनवॉइस, इनवॉइस में क्या फर्क है, सप्लीमेंट्री इनवॉइस कब बनाते हैं या बनता है, परफॉर्मा इनवॉइस कब बनता है, अगर इनवॉइस बन रहा है तो उसमें क्या जीएसटी रेट लगा। तो ये सारी समझ आपको होनी चाहिए बेसिक अकाउंटिंग की भी। साथ ही जो पेमेंट टर्म्स होती हैं कि पे ऑन डिलीवरी है, अपना जैसी मटेरियल डिलीवर होगा आपको पैसे देने होंगे, 30 डेज पेमेंट है, 60 डेज पेमेंट है, क्रेडिट पे पेमेंट है, 90 डेज पेमेंट है या एफओसी आप इसको भेज रहे हो। तो बेसिक ये सारी जानकारी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है इसकी भी आपको समझ अच्छे से होनी चाहिए अगर आप एक परचेजर हो या परचेज डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हो। नेक्स्ट है टेंडरिंग प्रोसेस। आप अगर ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हो जहां पे गवर्नमेंट टेंडर्स या कोई बड़ी कंपनी के टेंडर्स भरे जाते हैं तो उसकी भी आपको समझ होनी चाहिए, या आप ऐसी जगह जॉब ढूंढ रहे हो जहां पे टेंडरिंग का काम होता है तो टेंडर्स भी आपको आने चाहिए। जो दोस्तों बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनी मतलब ज्यादातर जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, पीएसयूज हैं, वो जो सारी परचेज अपने करती हैं वो ज्यादातर करती हैं टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू। तो हो सकता है आप भी ऐसी कंपनी में पहुंच जाओ तो वहां भी टेंडरिंग प्रोसेस होती है, तो आपको टेंडरिंग की समझ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको सीखो। अगर आप सिमिलर फील्ड में जाने के बारे में सोच रहे हैं या सिमिलर फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पे टेंडरिंग प्रोसेस चलती है तो आपको टेंडरिंग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों जो नेक्स्ट स्किल है वो है आज की डेट में सबसे जरूरी स्किल,
वह क्या है कि आपको गूगल चलाना आना चाहिए बहुत बढ़िया से, और इंडिया मार्ट को यूज करना आना चाहिए। आज की डेट में जब कोई रिक्वायरमेंट निकलती है तो सबसे पहले, अगर आपके पास वो एग्जिस्टिंग अगर सप्लायर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई नया आइटम आया और आपके बॉस ने बोला कि मेरे को ये वाली जो आइटम है ये चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, गूगल करते हो। गूगल में भी अगर कोई इंडस्ट्री रिलेटेड सामान है तो वो आपको इंडिया मार्ट पे ले जाता है। इंडिया मार्ट भी अपने आप में एक सर्च इंजन ही है, वहां भी आप सर्च कर सकते हो, चीजें देख सकते हो, रेट देख सकते हो, रेटिंग देख सकते हो। तो आपको इंडिया मार्ट, गूगल या इस तरीके के जो चीजें हैं, सर्च इंजन हैं जो परचेजिंग से रिलेटेड है, जैसे गवर्नमेंट का है, जीईएम है, तो उसकी आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए कि आपको जो मटेरियल प्रोक्योर करना है तो पहले आप क्या देखो, उस वेंडर की या सप्लायर की रेटिंग्स क्या है, लोगों ने उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कमेंट्स क्या लिखे हुए हैं। सिर्फ आप रेट पे ना जाओ, हो सकता है कि कोई फ्रॉड भी हो, तो आप रेट भी देखो, क्वालिटी भी देखो, और उसके कमेंट्स वगैरह हैं, रेटिंग्स वगैरह भी हैं, वह देखो। उसके बाद आप ऑर्डर लगाओ किसी भी सप्लायर को या वेंडर को। मैंने खुद कई कंपनियों के लिए चीजें जो प्रोक्योर कराई हैं वो इंडिया मार्ट के थ्रू कराई हैं। जैसे किसी को फायर एक्सटिंग्विशर लगाने थे तो बोले सर आप कोई रेफरेंस बता दो। मैंने कहा जी मेरे रेफरेंस में तो कोई है नहीं, हमें तो लोग मिलते हैं और मिलते रहते हैं, ऐसे हम नहीं रखते, क्योंकि सामने वाले का क्या जाता है भाई इसका क्या है इसके अंदर फायदा। तो बेस्ट ये है कि आप जी इंडिया मार्ट से सर्च कर लो। तो हमने कई जगह जो फायर एक्सटिंग्विशर या इस तरीके की जो चीजें लगाई वो हमने इंडिया मार्ट से सप्लायर्स को ढूंढा, उनको कॉल किया, नेगोशिएट किया उनके साथ, उसमें नेगोशिएशन भी बहुत अच्छी हो जाती है, और चीजों को इंस्टॉल करवाया। अब इंडिया मार्ट जो है, मेरे को कोई इंडिया मार्ट से पैसे नहीं मिले कि मैं उसकी तारीफ करे जा रहा हूँ, भाई अपना देश का है। पहले जैसे अली बाबा था वो चाइनीज था, लेकिन इंडिया मार्ट क्या है, अपने देश का है। तो इसलिए मैं बार बार इंडिया मार्ट इंडिया मार्ट इंडिया मार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है, इंडिया मार्ट पे भी ना अच्छी खासी फीस है रजिस्ट्रेशन की। मेरे ख्याल में अब उन्होंने 30-40 हजार रुपये पर ईयर कर दिया है। तो कोई अगर अच्छे खासे पैसे खर्च कर रहा है, यहाँ तक कि वो लाख लाख 1.5 लाख रुपए भी ले रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट को ऊपर लिस्ट करने के लिए, तो कोई अगर इतने पैसे खर्च कर रहा है तो वो कंपनी ठीक ठाक होगी, तभी वो इंडिया मार्ट पे लिस्टेड है। वहां पर आपको जेन्युइन सप्लायर्स मिल जाएंगे, वहां से भी आप अपनी जो नीड है वो फुलफिल कर सकते हो। तो आपको ये सब चीजें ऑपरेट करना आना चाहिए। ये पुराना जमाना नहीं है, अब नया जमाना आ चुका है। चीजें गूगल करनी होती हैं, सर्च करनी होती है, उसके लिए आपको चीजें चलानी आनी चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए अगर आपको परचेज डिपार्टमेंट में अच्छे से परफॉर्म करना है, अच्छे से काम करना है। दोस्तों नेक्स्ट जो है वह है इंटीग्रिटी। परचेज डिपार्टमेंट पे ज्यादातर लोग कटाक्ष या कमेंट करते हैं कि भाई इनकी जो सैलरी है वो तो पूरी बचती है, इनको सप्लायर से कमीशन मिलता है। तो आपको ऐसी अपनी इमेज नहीं बनानी है भाई, आपको काम के पैसे मिल रहे हैं, आप काम के पैसे लो, कंपनी को बेनिफिट करा के दो, परचेजिंग में सेविंग करा के दो, टाइमली परचेज करा के दो। ये है आपका काम है, ये आपने इंश्योर करना है। सप्लायर ने आपको कुछ 1,000, 500, 2,000 रुपए दे दिए, उसके चक्कर में आपने क्या किया, मटेरियल जो है वह खराब परचेज करवा दिया। इंटीग्रिटी ही सबसे मेन चीज है जो आपको आगे लेकर के जाएगी। भाई अगर आपको सैलरी कम लग रही है कि मेरे को कम दे रहे हैं एज ए परचेजर, तो आप ज्वाइन ही मत करो। ये नहीं ना कि आप किसी से घूस लो, आप किसी से ब्राइब लो। ज्यादातर लोग परचेज डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं जी, बढ़िया खाने को मिलेगा वहां पे, बढ़िया कमीशन मिल जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको ऐसे काम नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री एंड इट्स टाइप। आपको इन्वेंट्री की समझ होनी चाहिए कि इन्वेंट्री क्या होती है, किसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। जैसे कि कंपनी के अंदर जो भी मटेरियल अगर स्टोर है या स्टॉक है उसको इन्वेंट्री कहेंगे। 3 प्रकार की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है, WIP जो वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड जो तैयार मटेरियल है। तो इन्वेंट्री की भी आपको एज ए परचेजर समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो लेना देना है वो स्टोर से बहुत ज्यादा रहने वाला है। नेक्स्ट है मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल्स। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होता है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होता है, रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल क्या होता है। क्योंकि जो हमारे रेगुलर स्टॉक आइटम्स हैं उनकी जो परचेजिंग होती है वो
इन्हीं लेवल्स के आधार पे होती है कि अगर कोई मटेरियल रीऑर्डर लेवल पे आ गया तो उसका पीओ जनरेट हो जाता है और आपको मटेरियल मंगाना होगा। मटेरियल शेड्यूलिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए कि आप जब किसी सप्लायर को कुछ मटेरियल मांगो कि 10,000 पीस दे दो, तो आप उसकी शेड्यूलिंग करके दो कि पहले वीक में मुझे 2,000 चाहिए, दूसरे वीक में 3,000 चाहिए, तीसरे वीक में 3,000 चाहिए और आखिरी वीक में 2,000 पीस चाहिए। तो आपको शेड्यूलिंग की भी समझ होनी चाहिए, आपको शेड्यूलिंग करना आना चाहिए। फीफो एंड लीफो कॉन्सेप्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बॉम या बीओक्यू, बिल ऑफ मटेरियल या बिल ऑफ क्वांटिटी, कोई ऐसा जो आइटम है जैसे कि कोई मशीनरी है, कोई मोटर है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट लगते हैं, तो उसका एक बॉम बनता है, बिल ऑफ मटेरियल बनता है कि मैंने कोई अगर मोटर बनानी है तो उसके अंदर कॉपर वायर लगेगा, स्टेटर लगेगा, रोटर लगेगा, शाफ्ट लगेगी, कास्टिंग लगेगी, ये सारे क्या हो गए बॉम। तो जब आप परचेज करोगे तो हो सकता है कुछ चीजें आपको बॉम के हिसाब से परचेज करनी पड़े, तो इसलिए आपको बॉम या जो बीओ की है इसकी पूरी समझ होनी चाहिए। मेल राइटिंग स्किल्स आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आपका जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन रहेगा वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी रहेगा और सप्लायर्स के साथ भी रहेगा। ऐसा ना हो कि आप लिखो कुछ, सप्लायर समझे कुछ, तो आपको मेल राइटिंग अच्छे से आना चाहिए, आपको पीओ भेजने हैं, पीओ अटैचमेंट्स करनी आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको मेलिंग स्किल अच्छे से आनी चाहिए। और सबसे आखिरी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल और प्रेशर हैंडलिंग। प्रेशर हैंडलिंग जैसी वैसे कोई चीज होती नहीं है, या हम जबरदस्ती अपने ऊपर बना लेते हैं प्रेशर। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए कि आप सप्लायर को चीजें कम्युनिकेट कर सको, उनकी चीजों को समझ सको और आगे जो फॉरवर्ड करनी है उनको फॉरवर्ड कर सको। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही सब कुछ आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आपको अपनी बात कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए, कि आप जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट कर सको, ट्रांसफर कर सको। तो दोस्तों यही सारी चीजें हैं, यही सारी स्किल्स हैं जो आपको एक अच्छा परचेजर बना सकती हैं और आप परचेज डिपार्टमेंट में काफी ग्रो कर सकते हो, ये सारी चीजें अगर सीख लेते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और जैसे आपके काम आई है सभी के काम आ सके। दोस्तों जो हमारी कंपनी है AYT बिजनेस सॉल्यूशंस, हमारा खुद का ऐप भी है AYT इंडिया अकेडमी के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, वहां से आप जा करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, वहां से आप कोर्सेज को परचेज करके अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हो। धन्यवाद।